चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। किताबें फटाफट से निकाल लो अपनी सब लोग। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1909 को डिस्कस किया था। दो आदमी, एक का नाम मार्ले और एक का नाम मिंटो, ये आपके 1905 के बंगाल विभाजन को एक अधिनियम, एक एक्ट, एक कानून के रूप में मान्यता दे गए। कैसे? बंग भंग का टारगेट था हिंदू और मुसलमानों के बाहुल्य क्षेत्र को अलग करना। इन्होंने यही काम कागजों पे एक एक्ट, एक अधिनियम से कर दिया और 1905 के इस बंग भंग को हमने कितनी ही कोशिश की विरोध करने की। चाहे 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का यूज़ कर लिया, 1907 में आपने गरम नरम दल देखे, लेकिन फाइनली जाके 1909 में मार्ले और मिंटो जो कि भारत में बैठा है वायसराय की कुर्सी पर, और मार्ले जो लंदन में बैठा है सचिव की कुर्सी पर, इन दोनों के नाम से आपके देश में एक अधिनियम, एक एक्ट आया और जिसमें कहा गया कि अब के बाद हिंदू बाहुल्य क्षेत्र की सीट से सिर्फ हिंदू और मुस्लिम सीट से सिर्फ मुस्लिम विधान परिषद में मेंबर भेज सकते हैं। यानी आप लोगों की सरकार में है तो एक जगह बैठने की, लेकिन हिंदुओं की सीट पे सिर्फ हिंदू बैठेगा और मुस्लिम की पे मुस्लिम। ये पहला जिसको कह सकते हैं, जिसको परमिशन के साथ लागू किया गया आपके देश का बंटवारा, ये था हिंदू और मुसलमानों का। 1909 के बाद इस दाव को इन्होंने और आगे चला। 1919 में दो आदमी आए, एक का नाम है मॉन्टेग्यू और एक का नाम है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड आपके यहाँ पर है, यानी भारत का वाइसराय, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव है। इसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। ये कई मिलेंगे आपको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो हिंदू मुसलमान आपने 1909 में बटे देखे, इनमें से सिख और अलग कर दिए गए। और भी कई लोग बने एंग्लो इंडियन की कैटेगरी, लेकिन आपके काम का है हिंदू मुस्लिम पहले अलग थे। अब 1919 में कौन और अलग कर दिए गए? सिख। और आप आज तक देखो आपकी माइनॉरिटी में हिंदुओं को छोड़ दो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यही तो है माइनॉरिटी। ये सिख भी अलग कर दिए 19 में। यानी इंडिया को फूट डालो राज करो में और बढ़िया डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया। 1919 के बाद 1932 में इस डिवीजन को आगे बढ़ा के शेड्यूल कास्ट को भी हिंदुओं से अलग निकाल रहे थे। पहले सब हिंदू थे, बस मुस्लिम अलग थे। अब हिंदुओं से सिख अलग कर दिए निकाल के, हिंदुओं से शेड्यूल कास्ट को अलग करने का प्लान है अंग्रेजों का। ये तो भला हो उस टाइम पे आपके देश में थोड़ी स्ट्रांग पोजीशन में महात्मा गांधी बैठ गए थे और गांधी ने कहा, रेमजे मैकडोनाल्ड, ये एक आदमी का नाम है रेमजे मैकडोनाल्ड, ये आदमी अपने नाम पर मैकडोनाल्ड या रेमजे मैकडोनाल्ड के नाम पर आपके देश को धार्मिक तौर पर बांटने के लिए सांप्रदायिक पंचाट लेकर आया। कम्युनल अवार्ड्स बोलते हैं इसको, सांप्रदायिक पंचाट, या इसी को कहते हैं कम्युनल। आपने कम्युनल दंगे सुने होंगे, कम्युनल राइट्स सुने होंगे, लेकिन कम्युनल अवार्ड भी बांटे गए हैं आपके देश में। और कहा इस अवार्ड के चलते, अवार्ड का मतलब प्राइज नहीं दे रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे पहले हमने हिंदू मुसलमान 1909 में अलग किए, फिर हिंदू मुसलमान और सिख अलग किए, अब हिंदू मुसलमान सिख और इनमें से कौन अलग कर रहे हैं? एससी। ये आपका कम्युनल अवार्ड था। इस बात से एससी तो बहुत खुश हुए कि चलो अब हमें कहीं तो बैठने का मौका मिलेगा, हमारे भी कैंडिडेट विधान परिषद में जाएंगे। लेकिन इसका लंबे टाइम में इफेक्ट देख के महात्मा गांधी, जो कि यरवदा की पूना में पड़ती है यरवदा जेल महाराष्ट्र, यहाँ बंद थे, इन्होंने जेल में कहा आमरण अनशन, अगर हमसे एससी को भी अलग कर दिया ना तो हमारा जीना किसी कारण का नहीं है। और महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन होता है जिसमें खाना और पानी भी त्याग देते हैं। भूख हड़ताल में पानी पीते रहते हैं तभी 50-60 दिन जिंदा रह जाते हैं। यहाँ खाना और पानी भी त्याग दिया। यही महीना था 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने खाना पीना सब बंद कर दिया। और 5 दिन बाद 25 सितंबर को गांधी जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि बस अब ये था जाएंगे। बहुत कह सुन के एक आदमी थे मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना भी कह देते हैं। बहुत बार पेपर में आता है महामना किसका उपनाम है? मदन मोहन मालवीय का। तो इन्होंने भागदौड़ की और इनका एक पैर रहता था यरवदा जेल में और एक पैर रहता था अपने अंबेडकर जी के दफ्तर में। अंबेडकर जी को बहुत समझाया बुझाया तो उन्होंने कहा भाई तुम मुझे समझाने आ गए, तुम मुसलमानों को समझाने तो नहीं गए कि तुम अलग मत हो, ना तुमने सिखों को समझाया, तुम्हें एससी बड़े दिखाई दिए। तब महामना ने कहा था देखो अंबेडकर तुम्हारी उम्र छोटी है, गांधी देश के बहुत बड़े लीडर हैं, और अगर वो किसी कारण से एससी को अलग करने से मना कर रहे हैं तो जाके कम से कम पूछ तो लो कि क्यों मना कर रहे हैं। अंबेडकर मदन मोहन मालवीय जी की बात मान लेते हैं और यरवदा जेल में गांधी से मिलने चल पड़ते हैं। इन दोनों के बीच में खूब बहस होती है और खूब मतलब ये भी कि भाई तुम गलत कर रहे हो, हमने ठीक किया, वापस में दोनों नहीं सुन रहे। फाइनली जाके गांधी अंबेडकर को समझाने में कामयाब होते हैं और अंबेडकर इस शर्त पे साइन करते हैं कागज पर कि भाई आज तो ठीक है मैं नहीं लूंगा आरक्षण, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन देश की आज़ादी के बाद हम एससी कैटेगरी को आरक्षण चाहिए। और आपका जो सेंट्रल लेवल है ना, जिसको आगे जाके केंद्रीय व्यवस्थापिका कहा गया, या जिसको आज आप कहते हैं पार्लियामेंट, जिसमें कि लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता भेजती है एमपीज को, यहाँ आज तक आरक्षण चल रहा है। और आप सबको मैंने बहुत बार बताया आपके 84 मेंबर और 47 मेंबर ये एससी हैं और ये एसटी। महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है लोकसभा की सीटों में, बाकी किसी को नहीं है, लेकिन एससी एसटी का आरक्षण है। तो इससे ये दिखता है कि कितनी बड़ी बात की थी अंबेडकर ने और इस बात पे हाँ किसने भरी थी? गांधी ने। और इसलिए कहते हैं कि पूना पैक्ट जो इन दोनों के बीच में हुआ उसको नाम दिया गया पूना समझौता, पूना पैक्ट। तो आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। आपने कोई भीख नहीं दे रखी, या आपने कहा था कि हम सीट देंगे और आज आपने अपनी लोकसभा में अगर ये सीट दी है तो ये अंबेडकर को किसने वादा कर रखा था? गांधी ने, इसलिए आपने सीट दी है। तो ये 25 सितंबर के बाद की घटना। महात्मा गांधी 1932 में एससीज
के आरक्षण को अंग्रेजों के टाइम तो बचा गए, लेकिन वो तो बाद में देना पड़ा, बात तो एक ही थी। इस तरह से 3 बड़े आरक्षण के आपको याद रखने हैं, 1909, 1919, 1932। ये सब जब चल रहा था ना, तो अंग्रेजों ने बड़ी एक अच्छी चाल चली और उन्होंने अपने देश में लंदन में 3 साल लगातार RTC कंडक्ट कराए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अंग्रेज हमें अपनी बराबरी पर ऐसा दिखा रहे थे कि तुम हमारे बराबर हो, हम तुम्हें बराबर मानते हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ एक बहुत बड़ी मेज़ थी, गोल इनके पास। गोल मेज़ की खासियत होती है, इस मेज़ पे कोई मुखिया नहीं होता। अगर आप अपने घर के टेबल पे बैठते हैं ना, तो हमेशा इस तरफ बैठने वाला हेड ऑफ द फैमिली होता है, इस तरफ हेड कभी नहीं बैठेगा। ये रूल है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर, दफ्तर, कहीं भी। तो टेबल का एक कोना मतलब ये हेड हो गया, यहाँ सब बराबर हैं। अंग्रेजों ने ये दिखाने के लिए कि हम तो तुम्हें बिल्कुल बराबर समझते हैं, आओ बैठो बातचीत करो, उन्होंने ऐसी टेबल नहीं, ये टेबल अरेंज करवाई ताकि सबको लगे कि हम ही मुखिया हैं, और इसी को नाम दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। लॉजिक यही था, क्योंकि गोल का कोई सिरा स्टार्टिंग नहीं होती, इसकी स्टार्टिंग पे हेड बैठता है। और अंग्रेजों ने यहाँ आपको बुलाया फर्स्ट RTC में 1930 में। आपके देश से 89 लोग गए, लेकिन गांधी नहीं गए, और कांग्रेस नहीं गई, गांधी नहीं गए, मतलब भारत ही नहीं गया, बाकी जाते रहे 89, उनकी गिनती नहीं थी। 1931 में महात्मा गांधी लंदन गए सेकेंड RTC में हिस्सा लेने, लेकिन जब RTC में यहाँ बैठे ना, मान लीजिए यहाँ गांधी हैं, इनके यहाँ पे अंबेडकर बैठे हैं, आपस में ही इन लोगों की तू मैं गलत सही, वो बैठे हुए अंग्रेज देख रहे हैं, और हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लग गए। फिर यहाँ से हिंदू महासभा वाले बोलने लग गए, यहाँ से कोई और, ऐसे कर करके हमने अपनी बातों को वहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया कि अंग्रेजों को लगा कि यहाँ बोलना ही बेवकूफ़ी है, इनको बोलने दो, लड़ने दो, मरने दो। और सेकेंड RTC पूरी तरह अनसक्सेसफुल रही, पूरी तरह असफल रही, और वहाँ हमारी खूब बेइज्जती भी हुई, क्योंकि आपके देश में यूनिटी नहीं थी, आपस में ही तू मैं आपकी नहीं निपटी। वहाँ से वापस आए और आते ही महात्मा गांधी को पकड़ा और जेल भेज दिया। अभी जिस जेल का मैंने नाम लिया था, क्या नाम था इसका? और इसी जेल में जब बंद थे महात्मा गांधी, तो वो 1932 का कम्युनल अवार्ड घोषित हो गया, और इसी जेल में गांधी जी ने फिर ये पूना पैक्ट किया 1932 में। इन सब के दौर में अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा भारतीय है, 2 हैं वैसे तो, लेकिन अंबेडकर मेन है, जो 1930 में भी RTC में गए, 31 में भी RTC में गए, और 32 में भी गए। कांग्रेस और गांधी सिर्फ एक RTC में गए, वो 3rd RTC में भी नहीं गए। गांधी और कांग्रेस सिर्फ 2nd RTC में, जबकि मैंने अभी नाम लिया BR अम्बेडकर जी, ये तीनों RTC में गए, पढ़े लिखे थे ही, वहाँ हर चीज़ को एनालाइज करते समझते। एक आदमी और है जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू, बहुत बड़े आदमी है, ये भी बहुत पढ़े लिखे, तेज बहादुर सप्रू। ये भी तीनों RTC में गए, दोनों लॉ पढ़े हुए तेज दिमाग आदमी, सप्रू भी और अंबेडकर भी। इन दोनों ने तीनों RTC में जाके हर चीज़ को समझा वहाँ, चाहे गलत थी ठीक थी, लेकिन ये वहाँ प्रेजेंट रहे। आपके गांधी सिर्फ 2nd RTC में गए, वापसी में आते ही जेल में पहुंचा दिए, न 1st में आपकी कांग्रेस गई और न 3rd में। इन सब के बाद अंग्रेजों की समझ में आ गया कि अब इंडियंस के लिए कोई बहुत भारी भरकम टाइप का कानून बनाने की जरूरत है, और इसीलिए 1935 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज लेकर आए, यानी भारत शासन अधिनियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये 1935 से जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ ना 1950, तब तक आपका पूरा भारत का शासन इसी एक्ट के बेस पर चलता रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेस पर पूरा भारत चला। तो आप ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि 15 साल आज़ादी के भी 2.5 साल बाद तक आप इसको फॉलो करते रहे। इसको हम कहते हैं, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इतनी बातें थी जिनका लगभग 80% हिस्सा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया, यानी इसमें कितनी बढ़िया बातें रही होंगी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी बड़ा हिस्सा उसको उठा के कॉपी कर लिया। जो आप जानते हैं ना, आपके देश में फेडरल सिस्टम है, फेडरल, जिसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा कितने लेवल पर है, 3 लिस्ट बनती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये सब बातें लिखी हुई थी यहाँ 1935 में। आपका देश जैसा आज चल रहा है ना, इसका बहुत बड़ा बेस तो 35 में ही बन गया था, अंग्रेजों के टाइम में। आपने 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक बेस मान के अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और कितनी अजीब बात है, जब ये आया था तो सबसे बड़े प्रबल विरोधी आप ही लोग थे आपके देश में। जब ये आया ना, तो कांग्रेस ने इसको खूब बुरा भला कहा, ये कहा ये बकवास है। नेहरू ने तो ये तक कहा था कि ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन ही नहीं है, चलेगी कहाँ से। और जिन्ना, जिन्होंने भी बहुत कॉपी किया इसको पाकिस्तान में, उन्होंने भी, यानी मुस्लिम लीग ने भी कहा कि ये बहुत सड़ा गला टाइप का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और इसमें कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन दोनों देशों ने बाद में इसको उठा के और 80% चीजें ऐसी की ऐसी लिख दी। इस कॉन्स्टिट्यूशन, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, इसको कहते नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। इसमें सेम तरह से आर्टिकल्स थे, सेम तरह से शेड्यूल्स, या जिसको हिंदी में आप कहते हैं अनुसूचियां। अब आपकी कितनी है, 12 ना, पहले कितनी थी, 8, इसमें 10 थी। ऐसे ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स से शेड्यूल सब कुछ सेम था। तो बहुत हद तक आपका आज का कॉन्स्टिट्यूशन इसी पर बेस्ड है। ये कौन से ईयर में आया था, 1935। इस 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया था इंडिया के प्रांत में इलेक्शन होंगे, और इसके कहने के बाद 1937 में आपके 11 प्रांत, तब राज्य नहीं थे, प्रांत में इलेक्शन कराए गए, प्रोविंसेस जिसको बोलते थे। इनमें से 6 में पूरी तरह से कांग्रेस जीत गई और 2 में उसने गठबंधन बना लिया, भाई किसी का साथ लेके जीत गई। यानी 11 में से 8 में कांग्रेस लीड में आई। कांग्रेस 3 जगह हारी, एक तो कांग्रेस हारी सिंध में, एक कांग्रेस हारी पंजाब में, और एक कांग्रेस हारी बंगाल में। आप कारण समझ सकते हैं, सिंध आज पाकिस्तान के पास है तो मुस्लिम राष्ट्र का हिस्सा था, बंगाल को आप आज का बांग्लादेश मानिए, वो भी पाकिस्तान के हाथ में गया था, और पंजाब आपके पास नहीं है, पंजाब 2 हैं, आपको मिला था पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब मिला था पाकिस्तान को। तो जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, यहाँ कौन सी पार्टी हारी, कांग्रेस। तो यहाँ या तो मुस्लिम लीग जीती या फिर कोई लोकल लेवल की पार्टी, जैसे अगर मैं कहूँ पंजाब में, तो यहाँ जमींदारा लीग जीत गई थी, उसी टाइम पे बनी थी 1923 में। तो इन 3 जगहों पर कांग्रेस की धाक नहीं
जमी, बाकी 11 में से 6 में तो बिल्कुल खुले तौर पर कांग्रेस जीती, 2 में उसने गठबंधन से जीत हासिल की, और जिनमें हारी है उसका आपको लॉजिक पता है क्यों हारी। बंगाल का मतलब बांग्लादेश जो बाद में पाकिस्तान बनेगा, सिंध का मतलब भी पाकिस्तान, और पंजाब आपसे ज्यादा बड़ा पंजाब तो इनके पास था ना, पाकिस्तान के पास। इन 3 में हारी। 1937 में ये मान लिया कि हमारी अपनी सरकार बनी, क्योंकि 11 में से 8 में तो कांग्रेस दिखाई दी ना हमें, ये भारतीयों को लगा हमारी कांग्रेस, और हमें लगा कि हमारी सरकार बन गई, बहुत खुशी चारों तरफ। लेकिन ये खुशी बहुत थोड़े टाइम के लिए टिकनी थी और ये गायब हो जानी थी। कारण 1939 में इसी महीने में 1 सितंबर को अचानक एक दिन पता चला कि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग मानी गई। जर्मनी का पोलैंड पर हमला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण था, और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े देश इस वर्ल्ड वॉर में कूद पड़े। और 1939, अभी 2 ही साल हुए हैं आपकी सरकार बने, 1939 में ब्रिटेन ने हमारे देश के गांधी जी से भी नहीं पूछा कि क्या लड़ना चाहिए कि नहीं, आपके देश का नाम लिखवाएं कि नहीं, बिना किसी से पूछे कह दिया इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है, जबकि हम कोई इच्छा नहीं थी हमारी लड़ने की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब था बहुत भारी भरकम नुकसान। वर्ल्ड वॉर में कोई तो नहीं कि प्रसाद बटेगा, यहाँ तो जाके मरना है, अपना पैसा गंवाना, इकोनॉमी को नीचे बिठाना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हमें बिना पूछे भेज दिया या हमारे बिहाफ पे कह दिया कि इंडिया भी लड़ रहा है, तो हमें लगा कि हमें बेवकूफ बनाया गया, और इस सरकार ने दिखावट किया, ये कुछ कर नहीं पाई। इसीलिए गुस्से में आके हम लोगों ने कुछ दिन तो किया वेट कि भाई क्या पता हमसे पूछ लें। हमने सितंबर निकाला, अक्टूबर निकाला, फाइनली जाके हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि ये पकड़ो इस्तीफा, और हमें ऐसी सरकार में रहना ही नहीं है जिससे कोई पूछता भी ना हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। हमारा इस्तीफा देने से सबसे ज्यादा खुशी मनाई मुस्लिम लीग ने, और लीग ने कहा हमें इनसे छुटकारा मिला। वो हमें अपने ऊपर देख के कि भैया ये हमसे ऊपर है, ये 6 में जीत गए, गठबंधन में 8 में आ गए, खुश नहीं थे। हमारे इस्तीफे का सबसे ज्यादा सुख मनाया मुस्लिम लीग ने, और इसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया कि चलो हमें इंडियंस के इस कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। इसका मतलब अब ये स्पष्ट है कि वो हमें अपना दुश्मन मानने लग गए, तभी मुक्ति दिवस मना रहे हैं ना। उनको ये दुख नहीं है कि हमारे ऊपर राज कर रहे हैं अंग्रेज, या इन्होंने हमसे नहीं पूछा, उन्हें ये दुख है कि 1937 में कांग्रेस कैसे लीड में आ गई, और कांग्रेस हटेगी तो हमें मुक्ति मिलेगी। और इसके 3 महीने के अंदर अंदर 21, 22 और 23 मार्च 3 दिन लगातार इन लोगों ने बैठक की 1940 में लाहौर में, और यहाँ एक शब्द यूज किया और बोले अब हमें बिल्कुल अलग राष्ट्र चाहिए और उसका नाम पाकिस्तान रखेंगे। पाकिस्तान नाम नहीं रखा था, पाकिस्तान ये नाम रखेंगे। पाक मतलब जो साफ, प्योर, पायस। तो पाकिस्तान नाम के साथ इन्होंने यहाँ घोषणा कर दी, अब हम इंडिया के साथ नहीं रह के खुश और हमें अलग राष्ट्र चाहिए। ये अलग राष्ट्र एकदम से नहीं पैदा हुआ, ये विचार बहुत पहले आ गया था। एक आदमी थे जिनका नाम था इकबाल, इसको ध्यान से सुनना, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। इकबाल नाम का एक बहुत समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, और कितनी अजीब बात है, इन्होंने ही लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1920 में ये आदमी कहता है लिखने के बाद कि भारत में 2 राष्ट्र बनने चाहिए, भारत एक साथ रह नहीं सकता। बस ये एक बात इन्होंने एक आइडिया दिया, ये आइडिया वहां चला, कुछ लोगों के दिमाग में आया, लेकिन फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेटर स्टेज में 1933 में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो क्या 33 साल का एक आदमी है, लेकिन वो पढ़ने गया लंदन, और वहां पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में आया कि जब हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि ये तो था कि अलग राष्ट्र बनेगा, तो उसका नाम रखेंगे पाकिस्तान। ये इस आदमी ने, इनका नाम था चौधरी रहमत अली। तो इनका विचार था ये कि मेरे देश का नाम क्या रखा जाए, और 2 राष्ट्र का विचार किसने दिया? इकबाल, जो क्या लिख रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अजीब बात है। और इसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने स्पष्ट मांग कर दी कि अब हमें कोई भी चीज साझे की चाहिए ही नहीं, अब हमें स्पष्ट पाकिस्तान चाहिए। यानी पाकिस्तान का बैकग्राउंड तो 1920 से तैयार हो रहा था, सामने निकल कर आया 40 में। और इसमें बहुत बड़ा योगदान अंग्रेजों का था, जब उन्होंने 1905 में क्या करवा दिया था, बंग भंग। तो बंग भंग से स्टार्ट होके और 40 में देखो जिन्ना ने कहा स्पष्ट हमें पाकिस्तान चाहिए। 1940, इतनी कहानी समझ में आ गई। पहले इसको बुक से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने 1909 पे आके टॉपिक को छोड़ दिया था, पेज 12 पे थे हम। देखो 12 का एंड था 1909, यहीं से पढ़ना है ना। क्या किया था 1909 में, किस किस को अलग किया, हिंदू और मुसलमानों को। पहला पॉइंट पढ़ लो। 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो, ये अंडरलाइन कर लो, पेज 12 का बिल्कुल लास्ट। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो, ये जो कर्जन था इसने क्या करवाया था, बंग भंग। कर्जन के ऊपर लिखो बंग भंग। एक बार इनके देखो जरा, जिसके पास किताब नहीं चलता करो उसको। बंग भंग, जो बात करता दिखे किताब हो तब भी निकाल दो बाहर। लॉर्ड मिंटो टिक कर लो, भारत का वायसराय नियुक्त किया। इसके बाद अगली लाइन पढ़ लो, जॉन मॉर्ले, ये मार्ले और मॉर्ले एक ही आदमी है, कहीं वहां पकड़ ना पाओ, इसको टिक कर लो। जॉन मॉर्ले भारत का सचिव, भारत का सचिव। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, पहला पॉइंट अंडरलाइन करो, भारतीय सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो। फिर पढ़ लो, द्वारा प्रस्तुत इस अधिनियम में विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, अंडरलाइन करना, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल्स बना दिए थे, पृथक मतलब अलग अलग। आगे पढ़ना, पृथक निर्वाचन का तात्पर्य था, अंडरलाइन करना, मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि अपने धर्म में से ही चुनने का अधिकार है। इस अधिनियम में संप्रदायवाद को वैधानिकता प्रदान की गई। पेपर में आ जाएगा किस अधिनियम से कम्युनल जो राइट्स थे इनको कहीं ना कहीं बो दिया गया, कौन से अधिनियम से, 1909, ये अंडरलाइन कर लो। संप्रदायवाद, पेपर में पूछ लेंगे कि किससे संप्रदायवाद को या कम्युनलिज्म को एक लीगल बना दिया, कि ठीक है बिल्कुल ठीक किया, अलग अलग कर दिए। कौन से सन में किया ऐसा, 1909, गलत किया ये। आगे पढ़ना, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में जाना जाने लगा। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कौन कहलाया,
मिंटो। ये एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, वो पूछेंगे बताइए किस एक्ट से कम्युनलिज्म को लीगल बना दिया गया, यानी संप्रदाय बांटने को कह दिया, बिल्कुल ठीक है। कौन से वाले से? 1909। मार्ले और मिंटो। मार्ले मिंटो में से कौन तुम्हारा सेक्रेटरी है, सचिव है महारानी का? मार्ले। और मिंटो क्या है हमारा? वाइसराय। किसके बाद मिंटो आया? कर्जन। कर्जन ने क्या किया था हमारा? बंगाल विभाजन, और इसने उसको लीगल एक्ट बना दिया। नेक्स्ट देखो, 1909 के अधिनियम द्वारा, अंडरलाइन कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीयों को कानून बनाने और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सच में दिया गया, दिखावट थी। अमीर लोगों को अंग्रेजों ने अपने फेवर में किया। उनको क्या दिया करते थे ये लोग? बड़ी बड़ी उपाधियां। कल बताया था, नाइटहुड, नाइट सर, राव साहब। और उनके मन में क्या पैदा किया कि आप सुपीरियर हैं, ये आपकी जनता अनपढ़ बेवकूफ़, उसको कुछ नहीं आता, आप तो पता नहीं कैसे गलती से इस देश में पैदा हो गए, आप तो महान हैं। तो उनके मन में ये डाल दिया कि हम दूसरों से बेहतर हैं और हम इसलिए नवाबों की तरह किसके साथ उठ बैठ सकते हैं? अंग्रेजों के साथ। आपके मन में पैदा कर दिया ये इंडिया के सोसाइटी के लोगों के। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना करके सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की नींव डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कम्युनलिज्म, जो कि घटिया चीज है, इसको आपके देश में लीगल एक्ट बना दिया 1909 में। अगला पॉइंट पढ़ना, लॉर्ड मिंटो देखो क्या कहता है। लॉर्ड मिंटो ने निर्वाचक मंडल स्थापित करके मार्ले को लिखा, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। आज तक देख लो, आप कभी भी कहीं भी देख लो, यूपी है, दिल्ली है, जहां देखो दंगे तभी भड़क जाते हैं, हर जगह। ये दंगे 99% दो ही कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हिंदू और मुस्लिम। और फैक्ट ये है कि ना कभी आप दंगों में गए ना मैं गई, हमारा कोई जानकार भी नहीं गया। ये दंगे करने वाले लोग बहुत आसानी से पैदा कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सीधा एक कारण होता है, राजनीतिक कारण। इसको कभी भी कोई भी आम आदमी, मुसलमान या हिंदू नहीं सोचता कि मैं इनके खानदान का या इन पूरे लोगों का मर्डर कर दूं। ये सब सिखाया जाता है, उकसाया जाता है, इन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं, इन तक पैसा पहुंचाया जाता है। तो ये बात सोचो आप, 1909 में वो आदमी कह रहा था अपने दोस्त को कि हमने नाक के दांत बो दिए, अब इसका देखना भीषण नुकसान बाद तक उठाएंगे। और आज तक उठा रहे हो तुम। 2009 क्रॉस कर गए, 100 साल प्लस हो गए। इस 9 को गए भी 12-13 साल हो गए। और एज इट इज आज भी कहीं भी एक सेकंड लगता है दंगे भड़कने में। और दंगे भड़कने का सबसे बड़ा कारण क्या बताते हैं? हिंदू और मुसलमान। तो इस आदमी की कितनी बात सच्ची थी देखो, आज तक हम देख रहे हैं कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना। इस अधिनियम का मुख्य दोष क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना और मताधिकार सीमित और वर्गीय हितों पर आधारित होना। स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया। औरतों को तो बहुत लंबी लड़ाई तो विदेशों में लड़नी पड़ी थी, मताधिकार तब मिला था, भारत में तो कैसे मिलता जल्दी। इसके बाद इसी पैराग्राफ में नीचे से दूसरा पॉइंट टिक करना। 1909 के अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना और राष्ट्रवाद के उगते पौधे को नष्ट करना था। कांग्रेस दो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी, एक नरम और एक गरम। ये लाइन दोबारा पढ़ना, क्या कह रहे हैं ये? किसको खुश करना था? उदारवादी। उदारवादी जानते हो कौन लोग थे? ये वाले, इनका नाम क्या था? उदारवादी। ये सबको माफ कर सकते थे, उदार, काइंड हार्टेड थे। और इनको अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? ये उग्रवादी। आज आप उग्रवादी किसको कहते हो? टेररिस्ट को। इसका मतलब अंग्रेजों ने हमारे लाल, बाल और पाल टेररिस्ट बना रखे थे उस टाइम के। और फिर इसी सीरीज में आगे जाके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव टाइप के बहुत सारे लड़कों का नाम लिस्ट में आ जाएगा। बस इतना फर्क रहेगा, वो गरम दल के नहीं होंगे, वो अलग से क्रांतिकारी संगठन खड़े कर देंगे। वो कहेंगे हम कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, हम कांग्रेस का पार्टी नहीं है। ये कह रहे थे हम कांग्रेस में ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा आप लोगों से अलग है। ये टिक कर लो। तो राष्ट्रवाद के उगते पौधे को नष्ट करना। राष्ट्रवादियों में किसका नाम लिखोगे? कौन नेशनलिस्ट थे? लाल, बाल, पाल। लिख लो यहाँ, ये नेशनलिस्ट थे। बीच में जो बातें कर रहे हैं ना, बिना किताब वाला रह गया कोई, एक आधा बात कर ही नहीं सकता किताब वाला बच्चा, उसके पास तो काम होगा। एक आधा गधा होगा जिसके पास बुक है नहीं और बोलने से बाज नहीं आएगा। देखो जरा निकालो इनको, क्योंकि ऐसी हरकत करेंगे ना, इनको भगाए बिना काम नहीं चलता। चलो अगली हेडिंग पे आ जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ जिसके पास किताब नहीं हो, निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। क्लास का टाइम मत खराब किया करो यहाँ। अगला पॉइंट देखो, 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टफोर्ड। बताओ इसका नाम मॉन्टफोर्ड क्यों है? इसका नाम मॉन्टफोर्ड, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का शॉर्ट बना दिया। अंडरलाइन कर लो ये मॉन्टफोर्ड। अब जो नहीं पढ़ेगा उसको पता ही नहीं चलेगा मॉन्टफोर्ड का मतलब क्या है। जो इनमें से दिख रहा है उनको निकाल दो। और कल आते ही सबसे पहला काम करना है, जब मैं क्लास में आ जाऊं, इनमें से जिसकी किताब ना हो तुरंत क्लास से बाहर। मुझे बार बार रोज 1 मिनट 2 मिनट इन गधों के ऊपर ना खर्च करने पड़े। अगला टिक कर लो, मॉन्टफोर्ड सुधार में पहला पॉइंट। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट में इसका नाम क्या कर दिया? मॉन्ट और फोर्ड। आगे टिक करना, मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारतीय सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल। इसके बाद इसमें देखो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ नीचे। सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट पे टिक कर लो। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन ये शब्द यूज किया गया कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। रिस्पॉन्सिबल दी इन्होंने हमें गवर्नमेंट, इन्होंने अपना फायदा उठाया बस। नेक्स्ट टिक करना, ये बड़े काम का है। लास्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ड्यूअल। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित जानते हो क्या थे? जो बहुत पैसा कमाने वाले विषय थे ना, वो तो इन्होंने रख लिए अपने पास। पैसा मतलब कौन कौन से? वित्त, सेना, ये कह दिए हम रखेंगे और बाकियों को इनके राजा वाजा अपने आप देख लेंगे। ये टिक कर लो, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्री ये करते थे। 1919 के अधिनियम में आओ, पहला पॉइंट टिक करो। आरक्षित विषय राजस्व यानी रेवेन्यू, वित्त, अंडरलाइन रख लो ये वित्त,
पुलिस, न्याय, ये सब था रिजर्व, जो सिर्फ ये देखेंगे। और हस्तांतरित टिक करना स्थानीय स्वशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी कमाई के साधन कैसे कर लिए, आरक्षित या हस्तांतरित, आरक्षित सिर्फ हम देखेंगे। और यहाँ के लोकल राजा, देशी राजाओं को कह दिया तुम कुछ टॉपिक देख लो जिनमें पैसा खर्च होता है, शिक्षा पे पैसा लगता है, स्वास्थ्य पे पैसा लगता है, पंचायत पे, जो कमाई के साधन है वो हम देखेंगे, रेवेन्यू हम देखेंगे, टैक्स हम देखेंगे, फाइनेंस हम देखेंगे। इसके बाद 4 पॉइंट छोड़ दो, वो एग्जाम में नहीं आते हैं, अगला पॉइंट टिक करो, बहुत काम का। 1919 के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब सिख हमसे अलग किए गए, आगे पढ़ो बस, कुछ प्रांतों में यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को, अंडरलाइन कर लो, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करके 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए प्रारंभ की गई व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो आपसे पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे डिवाइड किए गए, तो 1909 में क्या किया, मार्ले, मिंटो सुधार, जिसमें कौन कौन डिवाइड कर दिए, हिंदू और मुसलमान। 19 में क्या किया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें क्या किया, हिंदू, मुस्लिम और सिख। और 32 में क्या लेकर आए, सांप्रदायिक पंचाट, लेकिन कौन बीच में आ गया, गांधी। और गांधी ने किसको समझा दिया, अंबेडकर। और क्या कहा कि तुम्हें आरक्षण मिलेगा, पर आजादी के बाद। क्या आज आरक्षण दे रखा है इनको, बिल्कुल। कितनी सीट्स हैं इनकी, अगर लोकसभा में कहें तो 84 एससी की हैं और एसटी की 47। अगला पॉइंट देखो, ये एंग्लो इंडियन वाले के बाद, बाकी तो सिर्फ रीडिंग का है, इसकी रीडिंग करना बस। साइमन कमीशन पे आओ नीचे। क्या तुम जानते हो साइमन कमीशन क्या था, क्यों आया था साइमन कमीशन? चलो अब बोर्ड पे देखो और समझो। अब के बाद कोई तुमसे पूछे एग्जाम में आए तो तुम्हें ये ना हो कि पता ही नहीं कि क्यों आया, बिल्कुल शांति से ध्यान से समझना। अंग्रेजों ने कहा 1919 में हमने क्या लागू किया था यहाँ, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार। अंग्रेजों ने कहा देखें इसने ठीक ठाक काम किया कि नहीं किया। तो 1927 में नवंबर में उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने देश में, नवंबर 1927 में एक आदमी है सर, उसके नाम के आगे आता है, नाम है जॉन साइमन। इनको कहा सर आपके अंडर एक पूरा बड़ा सा आयोग, एक कमीशन बना रहे हैं, 7 आदमी जाएंगे आप लोग, और सारे के सारे वाइट्स हैं, अंग्रेज हैं। आप 7 को जाके पूरे भारत का दौरा करना है और आपको एक रिपोर्ट बनानी है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में आपको बताना है कि ये जो इंडियंस बहुत उछलते हैं कि हम अपना देश खुद चला लेंगे, अंग्रेज भाग जाएं, हम अपना देश खुद चलाएंगे, क्या ये इस काबिल हैं कि अपना देश चला पाएं। यानी इंडियंस के ऊपर एक रिपोर्ट आपको लिख कर लानी है, जिसमें आपको एक तो 1990 के सुधारों का कितना असर इनके ऊपर आया वो लिखना है, और एक ये कि क्या ये इस काबिल हैं कि ये अपने देश को कुछ हद तक चला पाएं, ताकि हम इनको थोड़ी बहुत पावर और दे दें। तो उस आदमी ने कहा ठीक है मैं रिपोर्ट बना के ले आऊंगा। जैसे ये बात हमें पता चली, फरवरी में ये वहां से चल पड़े। तब तो पानी के जहाज में आया करते थे, तो नवंबर 27 में बना, फरवरी 28 में पानी के जहाज में बैठ के ये 7 वाइट गोरे अंग्रेज आपके देश में मुंबई में उतरे। मुंबई में पोर्ट था, जब ये यहाँ आके उतरे ना, तो पूरे देश में था कि रिपोर्ट 100% नेगेटिव लिखेंगे। हमें पहले ही पता था, ये दिखती बात थी, ये तो लिखने जरा है कि इंडियंस बहुत समझदार हैं, इनको इनकी पावर दे दो, ये अपना देश चलाएंगे। नहीं, इनको नेगेटिव लिखना था, ये बात हमें पहले पता थी। तो जैसे ही ये शिप आके रुका ना, हम लोग मुंबई में बड़ी तादाद में पहुंच गए, और जैसे ही ये शिप से उतरे तो हमने काले झंडे लेके, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। आपने मूवीज में देखा होगा, कड़ा विरोध, बहुत सारे लोग यहाँ पट्टियां बांध के हाथों पे काले झंडे लेके, सिर पे काली टोपी पहन के विरोध। काला रंग विरोध का प्रतीक है। इनको कोई शर्म नहीं आई, ये उतरे और ये आके आराम से कि भाई इंडियंस का तो काम है विरोध करना, और इस बात को बहुत लाइटली लेके आगे चले गए। ये पूरे देश की यात्रा करेंगे, तो फरवरी से आते 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 6-8 महीने बाद अक्टूबर में ये लोग पहुंचते हैं लाहौर। पूरे देश को घूमते फिरते, हर जगह जहां जाते हैं लोगों को पता ही आएंगे, लोग विरोध करते हैं। जैसे आजकल नहीं देखते, किसानों को पता चल जाए यहाँ ये एमएलए आ रहा है या ये मंत्री आ रहा है, तो क्या करते हैं किसान, वहाँ जाके डंडे मारना, देखा नहीं, हाय हाय और गिरफ्तारी देना। ये तो आज आज़ाद भारत है, तब तो भारत परतंत्र था, तब तो ये भावना और ज्यादा थी। तो जैसे ही पता चलता कल फलां जगह ये पहुंचेंगे, भीड़ पहुंच जाती, काले बल्ले लेके, काली अपने पट्टी लेके और काले झंडे लेके, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, हर जगह। ये फ्रस्ट्रेट तो हो ही गए होंगे, कोई कितने दिन तक ऐसा देखेगा। फाइनली जब ये लोग लाहौर में थे, लाहौर का सारा जिम्मा लाला जी संभाल रहे थे, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ना एक नेता होने के साथ साथ एक टीचर भी थे। और तुम्हें अगर ना पता हो, इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज बनाया था, और ये वो कॉलेज है जिसने भगत सिंह जैसे शेर पैदा किए थे। भगत सिंह अपने आप नहीं पैदा हुआ था, उसको इंसान के तौर पे बनाया गया था, विचार उसके दिमाग में डाले गए थे। अच्छे टीचर्स, अच्छी पेरेंटिंग, अच्छा माहौल, ये इंसान को आगे बढ़ाता है। भगत सिंह की स्कूलिंग जो थी, स्कूलिंग के बाद जब वो कॉलेज गए तो नेशनल कॉलेज लाहौर में गए, जहाँ कौन टीचर के रूप में काम कर चुके थे। और उन्होंने पता कितनी बढ़िया, ये हमारी जैसा कॉलेज नहीं था, अब ये खत्म है, अब है नहीं ये कॉलेज। इस कॉलेज में कोई बीए पास या बीकॉम या बीएससी टाइप की पढ़ाई नहीं करता था। यहाँ एडमिशन लेने के बाद कंपलसरी था इसके बाद कि आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने देश की पुराने वाली, आप वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ताकि आपकी समझ डेवलप हो। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, फ्रांस ने कैसे क्रांति की, अमेरिका कैसे इसके चंगुल से बचा, ब्रिटेन कैसे, जापान ने कैसे इतने बड़े रशिया को हरा दिया, रशिया जो छोटा सा देश था कैसे सब पे हावी था, ऑस्ट्रिया हंगरी में क्या चलता था, ये तुर्की अरब देश कैसे ताकतवर बनते गए। इन सबको पढ़ने से हमारा दिमाग भी तो विकसित होगा, हमें भी तो आइडिया मिलेगा, अच्छा ये ऐसे करके आगे बढ़े। तो यहाँ कंपलसरी था सब इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, साइंस सबको पता हो, ताकि ये पुराने जो ये कुछ गलत चीजें, कुछ चीजें होती हैं अच्छी जो चलनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें खराब भी तो होती हैं जो लॉजिकली ठीक नहीं होती, उनको छोड़ दें। यहाँ मैथ्स भी कुछ हद तक कंपलसरी था, भाई इतने साल तक कितने महीने पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ जरूरी था हर लड़का, लड़कियां तो तब कम ही पढ़ा करती थी, हर लड़का कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करे। और ये क्लब क्या होते थे, इनमें थिएटर सिखाते थे, नाटक, इनमें कोई ना कोई मान लीजिए बुक रीडिंग है या इस तरह का, यानी आपकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट। एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, अब आप लोग भी बड़े हो गए, कि सिर्फ किताब से आज तक कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं बना। किताब आपको किताबी कीड़ा बना सकती है, लेकिन आपको बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल अगर कहलाना है तो आपको किताब से अलग दुनिया भी जाननी पड़ेगी। आपको भीड़ के बीच में कैसे अपनी बात रखनी है, मेरे शब्द कैसे हों जब मैं इतने लोगों में अपनी बात रखूँ, ये आने चाहिए। और इस कॉलेज में यही पर्सनैलिटी डेवलप होती थी।
यहाँ का हर लड़का अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता था। हमारी आज की शिक्षा की तरह नहीं कि वैसे तो डबल एमए कर गए और वैसे कहीं खड़ा कर दो पब्लिकली तो हाथ पैर कांपने लगे, बोला नहीं गया, इंटरव्यू में गए तो हाथ पैर ऐसे कांपते हुए अंदर घुस रहे, ऐसा ही होता है। और ये आपके साथ भी होगा। अगर आपने कभी स्टेज नहीं फेस किया ना तो बिल्कुल नॉर्मल है। जब इंसान कभी ऐसी स्थिति में आता है ना तो उसके शरीर में साइंटिफिक है, ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसका नाम पता होगा ना, लड़ो भागो ग्रंथि भी कहते हैं उसको। जैसे ही आपको अजीब से, मान लीजिए मैं किसी एक को कह दूंगा तुम इधर आओ और 5 मिनट अपने बारे में बताओ, तो तुम देखना उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा। उसकी गलती नहीं है, सबके साथ होगा। अगर आपने कभी स्टेज पे जाके बातचीत कर रखी है, आपने पोयम गा रखी है, आपने डिबेट में हिस्सा ले रखा है, तो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वरना नहीं। ये डर सबके मन में है, हर एक के मन में। इस कॉलेज में ये डर खत्म करते थे। यहाँ हर एक को स्टेज पे जाना ही जाना, हर एक को माइक पे बोलना आना ही है। और इसीलिए यहाँ से निकले जितने लड़के थे वो देखो इंटेलेक्चुअल थे, उनका बौद्धिक विकास हुआ था। किताब अच्छे नंबर दिलवा सकती है लेकिन बौद्धिक विकास किताब नहीं कर सकती। किताब पर्सनैलिटी पूरी नहीं बनाती। इस कॉलेज से निकले लड़के बहुत तेज दिमाग, ब्रिलियंट, और जो अंग्रेजों की बोलती बंद कर दें, उनको बोलना ना पाए, ऐसी बातें करना जानते थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड था इनका। ये सही टाइम पे सही बात करने की समझ इस कॉलेज ने दे रखी थी। तो जैसे ही ये लाहौर पहुंचे, वहां सारे उस कॉलेज के लड़के किसके अंडर, और पीछे पीछे चल पड़े कि विरोध करेंगे तो देश में गलत हो रहा है। और जो गलत का विरोध नहीं कर सकता वो क्या इंसान है, जबकि पता है कि गलत है, पढ़े लिखे लड़के। तो ये पूरे कॉलेज के यंग लड़के लाला जी के लीडरशिप में पहुंच गए वहां। और जब ये वहां पहुंचे तो साइमन कमीशन आया, तो वही गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। अब यंग क्राउड और थोड़े से एज क्राउड में डिफरेंस होता है। एक तो इनमें बोलने की ताकत ज्यादा होती है, ये तेज तेज नारे लगाएंगे, सिर में दर्द कर देंगे, हावी रहेंगे सामने वाले पे। तो कहीं ना कहीं ये दिखने लगा कि कहीं ये इन 7 लोगों को हर्ट ना कर दें। भाई गुस्से में 2-4 लात घुसे मार दें, भाग जाए तो क्या बिगाड़ लेंगे, किस किस पे केस करते फिरेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो पुलिस वाला था ना, जिसकी जिम्मेदारी थी, अब जैसे आपने देखा करनाल में क्या हुआ, उस डीएम ने आदेश दिया ना सिर फोड़ दो, उसने जो किया बहुत गलत किया। लेकिन उसने ये इसलिए किया क्योंकि अगर किसान उसके आगे तक बढ़ जाते तो फिर उसकी नौकरी पे बात आती। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, गलत किया बिल्कुल, लेकिन कोई लॉजिक उसने जो सोचा, उसको लगा कि अगर मैंने किसान नहीं रोके तो शाम को मेरी पेशी होगी कि भाई तू था वहां ड्यूटी पे, किसान पहुंचे कैसे। सेम यही बात इनको लगी। जब ये लड़के आगे बढ़ने लगे तो जो यहाँ का हेड था, जिसका नाम था स्कॉट, यहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो लाहौर का, इसको लगा कि ये लड़के कहीं हावी हो जाएं और ये साइमन को या बाकी जो वाइट्स हैं इनको मारपीट कर दें। तो इसने तुरंत कहा लाठी चार्ज, और उस लाठी चार्ज में अंधाधुंध गोलियां, ये लाठियां बरसाई गई। और सबसे ज्यादा लीडर कोई पड़े क्योंकि वो आगे है, तो लाला लाजपत राय जी को टारगेट करके मारी गई वो लाठियां। ये सब स्टूडेंट्स देख रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, किसी तरह बचाते हुए वहां से जब तक लेके आए तब तक वो लाठियां इतनी ज्यादा टारगेट करके मार दी गई थी कि इनका मरना निश्चित था, इनका शहीद होना निश्चित था। कुछ दिन ये तड़पते रहे, परेशान रहे, क्योंकि सर के ऊपर लाठियां पड़ी तो वो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग पूरे शरीर में हो गई। और कुछ दिन तक तड़पते हुए फाइनली, तुम्हें याद होगा, इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और भगत सिंह जैसे लड़कों ने ये डिसीजन लिया कि अगर देश के इतने बड़े लीडर को ये लाठियों से पीट के मार सकते हैं तो ये हद दर्जे के बेशरम है, और फिर इनका मर्डर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसीलिए भगत सिंह ने टारगेट बना लिया कि मैं किसको मार दूंगा, स्कॉट को। लेकिन एक दिक्कत थी कि स्कॉट बहुत बड़ा अधिकारी था, और स्कॉट ने जब ये आदेश दिया था ना तो स्कॉट बाहर नहीं खड़ा था कि भगत सिंह उसको देख लेते। स्कॉट का चेहरा नहीं जानते थे भगत सिंह, उन्होंने उनको देखा जो लाठियां चलाने आए, लेकिन स्कॉट नहीं देखा। तो इन्होंने कहा मैं स्कॉट को मारूंगा, लेकिन स्कॉट को मैं जानता नहीं हूँ। तो इनके ही ग्रुप में से जितने क्रांतिकारी कोई ना कोई जानता होगा, उसने कहा ये जिम्मा मेरा, मैं बता दूंगा स्कॉट कौन सा है। स्कॉट सब जानते थे, इनका दफ्तर जहां है वहीं बैठेंगे। ऐसी एल शेप की बिल्डिंग थी, इसमें कमरे कमरे, सारे अंग्रेज यहीं बैठते थे। ये पुलिस चौकी थी, यहाँ सामने से रोड निकलता है। आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह में देखा भी होगा कैसे उनमें से एक वो आता है, वो साइकिल खराब करने की एक्टिंग करता है कि मेरी साइकिल की चेन उतर गई है। और फिर जैसे ही स्कॉट एक टाइम होता था, उस टाइम निकल के आते थे लंच पे या कहीं जाते होंगे। अब वो जैसे ही निकल के आए दोपहर में, वो सामने से दिखते उसने अपना वो हैंकी गिरा दिया। भगत सिंह पेड़ के पीछे एक्टिव हो गया कि भाई ये आ गया, मुझे इसको शूट करना है। किस्मत बुरी थी, स्कॉट जब यहाँ से निकल के यहाँ था ना, यहाँ आएगा वो, उसके अगले कमरे में से सैंडर्स निकल आया। कहते हैं जिसकी मौत है मरेगा तो वही। अब सैंडर्स को क्या पता था कि बाहर जाती है उसको मरना है। स्कॉट पीछे रह गया, सैंडर्स आगे, और भगत सिंह को लग रहा है कि जो निकलेगा मुझे वो मारना है। तो जैसे ही सैंडर्स बाहर आया, उसने बाइक उठाने की कोशिश की, तुरंत भगत सिंह आके उसको शूट कर देते हैं। यानी मरना तो था स्कॉट को, लेकिन मरा कौन? इसलिए सैंडर्स हत्याकांड का केस चला, ना कि स्कॉट हत्याकांड का। स्कॉट तो मरा ही नहीं, तो जो असली आदमी था, कल्प्रिट था, ये तो बच गया और ये मर गया। कम ये भी नहीं था, ये डीएसपी था उस टाइम, मान लो। तो एसपी के अंडर डीएसपी, सारी बातें डीएसपी वही तो करता है जो एसपी चाहता है। तो सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह फंसे बिल्कुल नहीं थे, यहाँ से भाग गए थे मार के। और शाम होते होते चारों तरफ बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी गई कि ऐसे कोई सिख लड़का है, अच्छी हाइट हेल्थ का, चौड़े कंधे गठा हुआ शरीर, जहां मिले पकड़ के और उसको खत्म करना है। इन्होंने शाम तक अपना पूरा हुलिया बदला और एक अंग्रेज जैसे बन के इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग में ट्रेन में बैठकर कलकत्ता पहुंच गए। कोई नहीं पकड़ पाया, इन्होंने पकड़ा नहीं था। वो तो बहुत लेटर स्टेज में जाके जब चीजें आगे बढ़ी और भगत सिंह को लगा कि इंडियंस को जगाना पड़ेगा, ये सोए हुए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उन्होंने, याद करो, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और उसका टारगेट भी किसी को मारना नहीं था, क्योंकि बम वहां फेंका जहां कोई बैठा ही नहीं था। अब बम ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता, तुम सब जहां बैठे हो ऐसे ही वहां लोग बैठे थे। मान लो कोई कोने में बम गिरा दे जो कि इतना हल्का हो कि कोई ब्लास्ट बड़ा ना हो, तो टारगेट था बम से सिर्फ कहा था बहरों के कानों तक अपनी गूंज पहुंचानी है। और उसके बाद इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। वो गिरफ्तारी में पुराने किस्से जब खुले, तब सैंडर्स हत्याकांड की फाइल दोबारा खुली, और इन्हीं के एक संगी साथी ने पकड़वाया था ना इनको कि हाँ ये था, मैं भी था उनके साथ, सरकारी गवाह बन गया। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह से उस टाइम पे जिनको उग्रवादी कहते थे ना, उन्होंने अपने बदले लिए थे। वो अलग चीज़ है कि उस टाइम उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ना अखबारों ने छापा, ना जानबूझ के प्रमोट किया गया, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस मिल गई थी। ये देखो साइमन कमीशन, पेज 14 पर 1927, तुम्हारे देश में 27 में आया या 28 में? 27 में तो इसकी नियुक्ति की गई थी, नवंबर में, फरवरी में आया ये। पहला पॉइंट टिक करो, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसका नाम क्या था?
1919 का नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अंडरलाइन कर लो। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से, सिर्फ पढ़ो आगे, वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में भारत के सचिव बिरकिन हेड जॉन साइमन, टिक करो, अब अंडरलाइन कर लो, जॉन साइमन की अध्यक्षता में नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। फरवरी 1928 को आयोग कहां पहुंचा? ये मुंबई, पानी के जहाज से मुंबई उतरते थे। नेक्स्ट टिक करना, कमीशन के सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसी कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन, इसको डबल टिक कर लो, व्हाइट मैन कमीशन। कितने आदमी आए थे इसमें? इसकी नियुक्ति कब हुई थी? नवंबर 1927, और ये भारत कब आया? फरवरी 1928 में। चलो अब आ जाओ अगले पेज पर। मैंने साइमन को पूरा डिटेल से बता दिया, इसमें 2-4 बातें लिखी हैं। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, एक दो आदमी तुम जानते हो, मोतीलाल नेहरू और इनका बेटा जवाहरलाल नेहरू। दोनों बाप बेटा बहुत एक्टिव हैं राजनीति में और दोनों एक साथ नजर आते हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुम हमारे साइमन की बात नहीं मान रहे, तुम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, तो ठीक है अपना संविधान लिख के दिखाओ। हमें एक चैलेंज दिया कि देखें जरा तुम लिख लोगे अपने देश का संविधान? तुम तो इतना उछलते कूदते हो कि साइमन की नहीं सुनेंगे, तो बना लो संविधान जिसमें तुम सब राजी हो। तो मोतीलाल नेहरू को कहा गया सर आप अध्यक्ष बन जाइए और आप एक रिपोर्ट बनाइए कैसे भारत का एक जैसा नियम कानून कायदे लागू हो। तो ठीक है, इन्होंने कहा मैं काम करता हूँ। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, ये मेंबर थे, जैसे अध्यक्ष थे ना, समिति बनी, तो ये मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस और भी कई बड़े बड़े लोग। इन सबने मिलकर काम किया और एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, जिनमें एक बात थी कि ये मुसलमानों को अलग करने वाला पॉइंट हटा दो। कौन से सन में आया था मुसलमानों को अलग करने का? 1909। इस बात से कौन चिढ़ेंगे? मुसलमान। और मुसलमान ने कहा तुम तो बड़े होशियार हो, रिपोर्ट भी तुम बनाओ और हमारा लिख दो कि हाँ ठीक है मुसलमानों को अलग सीट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। मुस्लिम लीग चिढ़ गई। मुस्लिम लीग ने कहा हम क्यों सुने इस नेहरू रिपोर्ट की बात। ऐसी कई सारे लोगों ने कहा ये तो अपनी रिपोर्ट लिख के बैठ गए भैया अपने फायदे के लिए, हम नहीं मानेंगे। यानी आपके देश में वो जो कहा था ना नाग के दांत बो रहे हैं भीषण, वो दिखने लग गया। अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि बनाओ जरा कॉमन रिपोर्ट, हम भी देखें तुम सबको राजी कर लोगे। और जो उन्होंने कहा वो चैलेंज हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी इस रिपोर्ट से ना तो मुस्लिम लीग खुश हुई और ना ही इसमें हिंदू महासभा ने कहा ठीक किया, ना SC खुश हुए। यानी हमारी फिर तू तड़ाक स्टार्ट हो गए, ना वो उसकी सुने ना वो उसकी सुने। ये फेलियर रही। कौन सी रिपोर्ट आपकी? अंग्रेजों को तो मिल गया मौका, उन्होंने कहा और बना लो रिपोर्ट। तुम आए थे बड़े कि भैया साइमन की बात नहीं सुनेंगे, तुम अपनी आपस में तुम्हारे घर की बनती नहीं और तुम बाहर वालों को कहते हो तुम निकलो यहाँ से। पहले अपने घर में तो एकता कर लो। और ये एकता कभी नहीं बनी, क्योंकि अंग्रेजों ने मन में डाल दिया था कि तुम अलग हो। अब मुसलमान और सिख और हिंदू मन से अलग कर दिए गए थे। 1909 1919 का असर 1928 में दिखाई देने लग गया। यही नेहरू रिपोर्ट है। देखो अच्छा, जिन्ना ने क्या कहा कि ये अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं तो मैं भी अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा, और उन्होंने 14 बातें बताई जिसको कहते हैं 14 सूत्रीय कार्यक्रम। तो वो अपना कार्यक्रम बना रहे हैं, उनका कार्यक्रम मुसलमानों के फायदे के लिए, इनका कार्यक्रम उनको लगा हिंदुओं के फायदे के लिए, आपस में ही लड़ते रहे। पहला पॉइंट देखो, नेहरू रिपोर्ट 1928। पहली चीज तो ये किस नेहरू के नाम पर है? मोतीलाल। ये याद रखना, कहीं जवाहरलाल टिक कर दो, वो इसके मेंबर थे। पढ़ो पहला पॉइंट, भारत के सचिव द्वारा ब्रिटिश संसद में, अंडरलाइन करना, भारतीयों को एक सर्वसम्मत, जिसको सब माने, संविधान बनाने में अक्षम बताए जाने पर कि ये इंडियंस इस काबिल ही नहीं है कि अपना संविधान लिख लें, इसे चुनौती मानते हुए देश के सभी दलों ने सर्वसम्मति से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में मुंबई में नेहरू समिति गठित की। तो ये चैलेंज हमें किसने दिया है? अंग्रेजों ने। क्या इस चैलेंज को हम पूरा कर पाए? हम अलग अलग रिपोर्ट बना के बैठ गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, समिति के प्रमुख सदस्य अंडरलाइन कर लो, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। कौन है ये तेज बहादुर? 3 RTC में 2 ही इंडियन गए थे, या तो अंबेडकर या तेज बहादुर सप्रू। लिख लो इनके नाम के ऊपर, लिखो तीनों RTC में जाने वाले। 3 RTC लंदन में हुई थी 1930, 31, 32। तेज बहादुर सप्रू, तीनों RTC में हिस्सा लेने वाले 2 भारतीय, दोनों के नाम लिख लो यहाँ, 2 भारतीय, BR अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के नजरिए से आता है बहुत ज्यादा बार, अंबेडकर और सप्रू। चलो आगे पढ़ेंगे। सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस को टिक कर लो, सुभाष चंद्र बोस, और इसी में टिक करो MR जयकर। जयकर का बहुत बड़ा नाम है, फिर पढ़ाऊंगी दोबारा जब इसका नाम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, समिति ने अगस्त 1928 में एक संवैधानिक रिपोर्ट लखनऊ में प्रस्तुत की, इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। अगले पॉइंट की तीसरी लाइन टिक कर लो, 1928 में कलकत्ता में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया। तो क्या इसकी रिपोर्ट को सबने माना? कौन लोग एंटी हो गए? मेन तो मुस्लिम लीग, वो क्या बोले हम तो अपना कार्यक्रम चलाएंगे अलग। अगले पॉइंट में आ जाओ, छठा पॉइंट देखना, छठा नंबर पे लिखा है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, इसको अंडरलाइन कर लो। किसी भी चीज को कानून बनाना जितना मुश्किल है ना, उससे ज्यादा मुश्किल है उस कानून को खत्म करना। क्या अब ये सांप्रदायिक कानून बन गया था? क्या सांप्रदायिक सीटें कानूनन लागू हो गई थी आपके देश में? अभी पीछे तुम क्या पढ़ रहे थे कि सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता, लीगल मान्यता कौन से सन में मिल गई? तो अब क्या लीगल चीज को वापस लेना आसान रहेगा? कोई भी नहीं आसानी। इसको टिक कर लो, ये सबसे बड़ा कारण था नुकसान का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। इसको कौन नहीं मानने को तैयार था? न सिख और न मुसलमान। वो कहेंगे हम क्यों माने तुम्हारी बात। नेक्स्ट टिक कर लो, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी 14 सूत्री मांग 1929 को पेश की। इससे अगला भी टिक करना, ब्रिटेन में 1930 में पहली, 31 में दूसरी और 32 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श। इसमें कौन 2 इंडियन लगातार गए हैं? अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। कांग्रेस और गांधी कब गए हैं? सिर्फ सेकंड में। सरोजिनी नायडू भी कांग्रेस की ही रिप्रेजेंटेटिव थी। यहाँ लिख लो, सेकंड जहां लिखा है ना द्वितीय, इसके ऊपर लिख लो कांग्रेस / महात्मा गांधी। गांधी ही कांग्रेस थे, केवल दूसरी RTC में गए, केवल दूसरी RTC में।
पहली में गए नहीं, तीसरे में बुलाए नहीं, लेकिन हम क्यों कहें कि बुलाए नहीं, हम कहते हैं हम तीसरी में भी नहीं गए, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाओ, मैकडोनाल्ड का सामुदायिक, सामुदायिक को काट के सांप्रदायिक कर लो, ये गलत छपा हुआ है, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड, पहला पॉइंट अंडरलाइन करना। दूसरी गोल में सम्मेलन की असफलता, क्यों असफल हुई थी मैंने अभी बताया, वहां जाके क्या किया इन लोगों ने, तू मैं, उनकी सुने ही ना, वो चुप बैठे कि तुम ही लड़ लो आपस में, ये अंडरलाइन कर लो। असफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, चौथी लाइन टिक करना, 11 समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, कितना चालाक है ये, अब कितने समुदायों को हमसे अलग करने आ गए ये, पहले कौन से सन में अलग कर दिए थे, कौन कौन अलग किए थे, फिर कौन अलग किए थे, अब ये 1932 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, एससी प्लस 10 और इनको भी अलग कर रहे हैं, यानी पूरे भारत को बांटो और राज करो का सिद्धांत कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर ये उस टाइम लोगों को अकल ही नहीं थी और वो खुश होते थे कि हमें आरक्षण मिल गया। ये टिक कर लो, 11 समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। नेक्स्ट टिक करना, मुसलमानों के अलावा BR अम्बेडकर की मांग पर पिछड़ी और दलित जातियों को हिंदुओं से अलग कर उन्हें पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की गई। किसकी बातचीत शुरू हो गई, अब आगे पढ़ना इसमें। पृथक निर्वाचन के बाद इस प्रकार मैकडोनाल्ड ने अपने इस निर्णय द्वारा भारतीयों को, अंडरलाइन करो, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। सामाजिक तो बांट ही दिए, हिंदू मुसलमान अलग, SC अलग, सिख अलग, अब राजनीतिक भी बांट रहे हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन कर लो, महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया, इस कारण इन्हें, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की यरवदा जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इस पंचाट में मुस्लिमों की तरह दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार था। अब किस किस के बीच में समझौता होगा, गांधी और अंबेडकर, पर जानते हो उस पर गांधी ने साइन नहीं किए, साइन किए मदन मोहन मालवीय ने। अगले पेज पर आ जाओ, पूना समझौता 1932, पूना पैक्ट, आरक्षण का सबसे बड़ा लिखित का इतिहास में जो दर्ज है वो बयान, अंडरलाइन कर लो। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के निर्णय को समाप्त करने के संबंध में मदन मोहन मालवीय, ये हिंदू महासभा के हैं, इनके ऊपर लिख लो हिंदू महासभा, MMM भी इन्हीं को बोलते हैं, महामना भी यही है, सब लिख लेना, ये हिंदू महासभा के हेड महामना, MMM। चलो आगे टिक करना, और अन्य नेताओं के प्रयासों से गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसमें BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या शर्त रखी अम्बेडकर जी ने की, अब तो चल जाएगा, कब मुझे अलग सीट चाहिए, आज़ादी के बाद। इसलिए कहाँ सीट दी गई, लोकसभा में, यहाँ लिख लो, आज़ादी के बाद लोकसभा में, स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस लोकसभा में 84 SC की सीट और 47 ST की, ये तब डिसीजन हुआ था 32 में, SC की 84 आज़ादी के बाद लोकसभा में, SC की 84 और ST की 47 सीट्स। तो ये कब फाइनल हो गई थी, जब क्या हुआ था, पूना पैक्ट। किस किस के बीच हुआ, गांधी और अंबेडकर, पर साइन किसने किए, अंबेडकर ने और महामना ने। ये प्रयास भी किसने किए थे, महामना ने। इसके बाद आ जाओ, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्या बताया मैंने, पहले इसकी अच्छी बेइज्जती की, किस किस देश ने, हमारे नेहरू जी ने भी खूब बुरा भला कहा और पड़ोसी देश के जिन्ना ने भी, और फाइनली क्या किया, फिर इसी को कॉपी कर डाला, पहले बुरा भला कह के फिर इसको कॉपी किया। पहला पॉइंट देखो, ब्रिटिश सरकार, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंग्लिश में टिक कर लो, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बेस है आपका देश चलाने का। पहला पॉइंट पढ़ो, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अब तक का और व्यापक 1935 का अधिनियम, ये अंडरलाइन कर लो, सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक 35 का अधिनियम। 321 अनुच्छेद 321, 1 2 3 आसानी से याद होता, उल्टा कर दिया, 321। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आपने कितने आर्टिकल देखे थे, 395, इसमें कितने हैं, आपने कितनी अनुसूचियां बनाई थी, इसमें कितनी थी, क्या आपके केंद्र और राज्य में बंटवारा था पावर्स का, सेम ऐसे ही था, सब कुछ कॉपी किया आपने। पहला पॉइंट देखो, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां आपने ऐसी बना दी। 1935 के अधिनियम ने भारत को, अंडरलाइन करो, एक संघीय राज्य, फेडरल स्टेट जो कि हम हैं, बनाने की योजना बनाई, जिसमें ब्रिटिश शासित प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी शामिल करना। देशी राज्यों के लिए, देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना जहां ऐच्छिक था। कितनी देशी रियासतें थी जब अंग्रेज गए, 500। अंग्रेज जब आपके देश को छोड़ के जाने वाले थे ना, तो उस टाइम पे 3 तरह की चीजें थी, इसको समझ लो थोड़ा सा। एक था ब्रिटिश भारत, भाई हम जाएंगे खाली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई राजा नहीं था, A। B कैटेगरी थी आपके लोकल राजा, जिनको आप कहते थे ये हमारी देसी रियासतें हैं, ये थी 565, बहुत ज्यादा, सोचो कितनी छोटी छोटी, 10 गांव 20 गांव की रियासत थी, वही राजा थे। और तीसरे थे जिनको ये कहते थे कमिश्नरी प्रांत हैं, जैसे आज के UT टाइप के, सोच लो, सिर्फ 4 थे ये, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 थे कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी का कोई पंगा नहीं है, जो दुखी करेंगे ना वो ये 2 करेंगे, ब्रिटिश और देशी। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो भारत बनेगा ही, क्योंकि इसमें तो कोई राजा है नहीं, हमारे जाति खाली है। इनको देखो क्या पट्टी पढ़ा गए, इनको बोले तुम्हारी मन मर्जी, मन करे इंडिया में शामिल हो जाना, ना मन करे पाकिस्तान में चले जाना, और ना मन करे ना तो तुम इंडिपेंडेंट अपना देश बना लेना, यानी तुम देश भी बन सकते हो। देखो कितनी गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं कि तुम देश, 10 गांव से देश बनता है, कोई और आके अटैक करके इसको हड़प लेगा। लेकिन इनके मन में है कि हाँ, इसका मतलब हमें आज़ादी है, हम चाहें तो देश बन जाएं। 565 में से 13 ने कहा हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, तो जाओ, क्योंकि वो थे ही सिंध के आसपास, मुल्तान के आसपास, हमें वैसे भी नहीं मिलने थे। 565 में से 13 गए, बच गए 552। इनमें से 549 छोटे थे बहुत, इन्होंने कहा हम तो भारत में ही शामिल होंगे, भारत ही हमारी रक्षा करेगा, तो हो जाओ। 3 बच गए थे जो मैंने आपको बेसिक बैच में बताया होगा, एक का नाम था हैदराबाद, एक का नाम था जूनागढ़,
और एक का नाम था जम्मू कश्मीर। ये तीनों दुखी करेंगे ना हमें। जम्मू कश्मीर तो फाइनल अपना डिसीजन लेगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जूनागढ़ का राजा कहेगा मुझे किसमें शामिल होना है, पाकिस्तान। और तब पटेल कहेंगे तुम अकेले नहीं हो, जनता भी है। यहाँ क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह, रेफरेंडम, और जनता कहेगी क्योंकि हिंदू है हमें किसमें शामिल होना है, हिंदुस्तान में, आपके देश को मिल जाएगा। हैदराबाद बहुत ज्यादा चहीता था इन अंग्रेजों का, इनके तलवे चाटने में सबसे आगे था साउथ में हैदराबाद। ये हैदराबाद एक नंबर का दगाबाज भी था क्योंकि यहाँ थे सारे शासक निजाम, इन्होंने हरवाया था टीपू सुल्तान के पिताजी को भी और टीपू सुल्तान को भी। तो ये हैदराबाद जो था ना, ये इजीली आपके देश में मिलना नहीं चाहता था, और यहाँ बहुत बहुत सारी घटनाएं हुई, गोलीबारी चलानी पड़ी, तब हैदराबाद की रियासत भारत का हिस्सा बनी। और आपको मैंने बेसिक बैच में बताया होगा, पीर रामुल्ला एक लोकल लीडर, भूख हड़ताल कर दी, कितने दिन तक, 56 दिन, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर जाके ये हमने आनंद फानंद में स्टेट बनाया 1953 में। हमने हैदराबाद नाम नहीं दिया, नाम क्या दिया हमने, आंध्र प्रदेश। इन्होंने राजधानी क्या बना ली अपनी, हैदराबाद। चलो इस टॉपिक को आज टाइम कम है, कल पढ़ लेंगे क्योंकि डिटेल से बताऊंगी।